Hello guys, and welcome back to Prep House. My name is Pravesh and I'm the curator of this series called Superset Sociology, and we were talking about emergence of sociology. ये वाला जो अभी हमारा लेक्चर रहेगा, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, दिस विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक के इमर्जेंस किस तरीके से होता है सोशियोलॉजी का। हमने ये सारी चीजें देखी कि क्या क्या कंडीशंस थी यूरोप में उस समय दैट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी. वी टॉक्ड अबाउट the intellectual conditions, political conditions, economic conditions as well as the social conditions. And after that, we talked about some intellectual antecedents that were given by टीबी बॉटमोर के सोशियोलॉजी का इमर्जेंस किस तरीके से होता है पूर्ववर्ती बातों को या पुरानी बातों को इनकॉर्पोरेट करके किस तरीके से अरेंज किया जाता है और एक हमें नया सब्जेक्ट मिलता है. टीबी बॉटमोर हमें ये बताते हैं. आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी. हमने कुछ फाउंडिंग फादर्स की बात करी, जैसे कि हमने सेंट साइमन की बात करी, हमने कॉम्ट की बात करी, दरखाइम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, हमने इनकी बात करी. ठीक है, लास्ट में आते आते हमने जो आपके काउंटर जो काउंटर इनलाइटनमेंट वाले थे उनकी भी बात करी. तो ये सारी हमने बात कर ली. इसके बाद हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारा कि किस तरीके से जो अब इमर्जेंस है यूरोप में तो हुआ ही सोशियोलॉजी का, उसको अमेरिका में भी कैसा रिस्पॉन्स मिला और अमेरिका में क्या क्या नई चीज़ें डेवलप होती हैं. जैसे हमने देखा शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी एक नया पर्सपेक्टिव लेके इमर्ज होता है, जो कि ये बात करता है कि भाई रेसिज्म की बात करता है, जो कि सोशल रिफॉर्म्स की बात करता है. ये वाली चीज़ें हमने देखी. हमने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म देखा टैलकॉट पार्सन्स का. थोड़ी भले ही हमने थोड़ी सी बात करी, लेकिन उसका मतलब ये रहता है कि मूलभूत तरीके से फंक्शनलिज्म जो है वो किस तरह ऑपरेट करता है. टैलकॉट पार्सन्स हमें ये बताते हैं. हमने वो वाली बात भी कर ली. अब हम जो डिस्कस करेंगे ये वाला जो टॉपिक है हमारा, जो कि आपने हेडिंग में देख लिया होगा, व्हाई डिड सोशियोलॉजी डिड नॉट इमर्ज इन इंडिया. भारत में हमने देखा कि कितनी सारी फिलॉसफीज है. अ, अनेकांतवाद, एकांतवाद, फिर आपका अद्वैत, द्वैत, फिर आपकी जो षड दर्शन है हिंदू धर्म के, वो हो गई. इस्लाम हो गया एक तरीके से, एक फिलॉसफी हो गई. क्रिश्चियनिटी भी हमारे भारत में है, सिखिज्म है, जैनिज्म, बुद्धिज्म की अलग डॉक्ट्रिन्स है, मध्यम मार्ग की और अनेकांतवाद की या स्यावाद की. तो तब भी इतनी सारी फिलॉसफीज होने के बाद, इतने विचारक होने के बाद भी इमरजेंस क्यों नहीं होता है सोशियोलॉजी का भारत में. एक ऐसा साइंस जो कि समाज की ही बात कर रहा है, सामाजिक तत्वों की बात कर रहा है, सामाजिक ढांचे की बात कर रहा है, आप सारी चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो कि हमारे यहाँ जितनी समस्याएं थी कास्ट को लेके, क्लास को लेके, इन सब चीजों को ऑपरेट करने की बात कर रहा है. पर ऐसा कुछ हमारे यहाँ बना ही क्यों नहीं. एक रेलिवेंट क्वेश्चन है यहाँ. भारत में भी बनना चाहिए था ऐसा कुछ सब्जेक्ट, यहाँ से इमर्ज होना चाहिए था, पर ये नहीं हो रहा है, हमने ये देखने को नहीं मिलता है. तो हम वही जानकारी देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ. ठीक है, ये हमारा टॉपिक है व्हाई डिड सोशियोलॉजी नॉट इमर्ज इन इंडिया. लेक्चर नंबर आपका यूट्यूब पे रहेगा 1139. ओके गाइस, आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू कि आप लोग इतने समय तक, इतने लेक्चर्स तक मेरे साथ रहे, क्योंकि मैं बहुत बर्डन नहीं डालना चाहता था और मैं बहुत अच्छे से समझाना चाहता था, इसलिए इनकी क्वांटिटीज इतनी ज़्यादा हो रही है. अगर आप कोई भी कोचिंग क्लास में चले जाएंगे यूपीएससी की, अगर कोई जो सोशियोलॉजी पढ़ा रहा है, वो आपको ये जो सारी चीज़ें ये एक लेक्चर में कर देगा जो 2.5 घंटे का है. और आप खुद देख रहे हैं कि हमें कितना टाइम लग रहा है. उसका मेन कारण यही है कि मैं आई डोंट वांट टू कीप एनी पेज अनटर्न्ड. सब कुछ मैं खोल के रख देना चाहता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको कहीं और जाने की और भागने की जरूरत ना पड़े. नोट्स, उनके एग्जाम्पल्स, उनकी डिस्क्रिप्शन, उनको समझाना, सब मैं करता जा रहा हूँ. और इसलिए हम छोटे छोटे हेडिंग वाइज चीज़ें कर रहे हैं. अगर आप खुद देखिए, अगर मैं ये 9 लेक्चर जैसे मैंने यहाँ पे जो करे हैं, अगर मैं इन्हें एक साथ कर देता तो ये 4.5 या 5 घंटे का एक लेक्चर बन जाता. कोचिंग में भी आपको वही मिलता कि वो इमरजेंस 2 लेक्चर में पढ़ाता आपको 2.5 घंटे के. मैंने बस उसे एक लंबे स्पान पे डिवाइड कर दिया ताकि आपके ऊपर कोई लोड ना आए. ठीक है, तो हम बस ये अब ये शुरू करते हैं. Why did sociology not emerge in India? That's a question. Although India possesses the rich intellectual traditions with extensive writing on society, religion, family, caste, पॉलिटी, हमें इस सब के बारे में पता ही है. हमने किताबें देखी कैसी, अर्थशास्त्र जैसी. ठीक है, फिर हमने नीति सार देखा, चाणक्य नीति देखी हमने, फिर हमने मनुस्मृति देखी,
फिर हमने अलग अलग बुद्धिज्म की किताबें जैसे पिताकास जो है वो देखी, हमने जैनिज्म की जो किताबें हैं वो देखी, पर कहीं पे भी हमें ऐसा कुछ नहीं लगता कि समाज के बारे में कुछ गहराई में बात होनी चाहिए, अध्ययन होना चाहिए उस समाज का। हमें बस उनके बारे में जानकारी मिल जाती है। तो वो बात करते हैं कि हम सोसाइटी की बात करी इन किताबों में, रिलीजन की बात करी, फैमिली की बात हो रही है, कास्ट की बात हो रही है, पॉलिटी की बात हो रही है। सोशियोलॉजी डिड नॉट इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन इन एंशिएंट और मेडिवल इंडिया। इसका कारण ये था कि जैसे यूरोप में, अनलाइक यूरोप, इंडिया डिड नॉट एक्सपीरियंस द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस दैट गिव बर्थ टू सोशियोलॉजी। हमारे यहाँ सिचुएशन अलग थी उस समय पे। हमारे यहाँ ऑलरेडी ये मान के चलिए कि मुगल पीरियड का लास्ट फेज चल रहा था बिल्कुल, और जो ब्रिटिशर्स थे और जो बाकी के आपकी कॉलोनियल पावर्स थी, फ्रेंच, डच और आपकी पोर्चुगीज वगैरह, ये सब इंडिया में आ चुके थे, और अब उस उनके हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो गया था इंडियन सोसाइटी का। तो इंडिविजुअली और अगर आप सोचा जाए कि इंटेलेक्चुअली, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम बहुत पिछड़ चुके थे। सब लोग इलिटरेट थे लगभग, ये मान के चलिए 95% ऑफ द पॉपुलेशन वाज इलिटरेट, दे डिडंट नो हाउ टू राइट देयर ओन नेम, ये सब भी नहीं पता था लोगों को। तो इंटेलेक्चुअली सोचने की, थॉट बनाने की तो बात बहुत दूर की बात है। उस समय ग्रसित हो गया था भारत का समाज सुपरस्टिशन में। लड़ाई चल रही थी, कम्युनल वायलेंस चल रहा था, हिंदू मुसलमान वाला लड़ाइयाँ चल रही थी, बहुत सारी चीजें हो रही थी भारत में, लेकिन कोई भी चीज उस अपहीवल की तरफ नहीं लेके जाए थी जैसा हमें यूरोप में देखा ओवर 400 ईयर्स। पहली चीज क्या थी इसमें, पॉइंट्स जो हम देखेंगे, एब्सेंस ऑफ मॉडर्निटी। इंडिया डिड नॉट एक्सपीरियंस अ रेनेसां, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, एनलाइटनमेंट, कमर्शियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द यूरोपियन सेंस। ऐसा कुछ भारत में नहीं हुआ। जो भी भारत में आइडियाज आए वो बाहर की तरफ से इंडिया की तरफ आइडिया है, सारे के सारे इन सब चीजों के, नेशनलिज्म के, रिवॉल्यूशन लाने के, साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाने के, नई फैक्ट्रीज बनाने के, कैपिटलिज्म के, सारे आइडियाज बाहर से भारत में आए। ट्रेडिशनल सोशल इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यू टू डोमिनेट सोशल लाइफ। मंदिरों का जो अधिकार था लोगों के ऊपर, मंदिरों के पास जमीनें थी बहुत ज्यादा, इन लोगों को बहुत रिवर्ड माना जाता था, पुजारियों को और मौलानाओं को। ठीक है, भारत का पूरा जो उस समय, क्योंकि मुगलों से आजाद हुए थे, तो भारत का जो पूरा जुडिशियल तंत्र है वो बेसिकली मुसलमानों के हाथ में था। वही पूरी तरीके से कंट्रोल करते थे किसको क्या सजा मिलेगी, और शरिया के हिसाब से भारत में सजा दी जाती थी उस समय, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो आप, क्योंकि राज जो था इसके पहले मुगल्स का चल रहा था। फिर जब अंग्रेज एक सेक्युलर जुडिशियल सिस्टम लेकर आए, तब उसके बाद फिर उसके हिसाब से सजाएं मिलने लगी और काम होने लगा, लेकिन उसके पहले सभी शरिया ही चल रहा था भारत में भी, लगभग लगभग। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो जो बदलाव है वो जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स से वो ही डोमिनेट करते थे कि समाज में क्या हो रहा है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। जॉन हारिस ये क्या कहते हैं कि भाई, इनका तो आपने पढ़ ही लिया कि मॉडर्निटी की जो समस्या थी उसको देखते हुए ही सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ है, और ये समस्याएं जो है मॉडर्निटी वाली, ये भारत को कभी देखने को ही नहीं मिली। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। ठीक है, विच फर्स्ट डेवलप्ड इन यूरोप, यूरोप में ही डेवलप हुई ये सारी मॉडर्निटी वाली समस्या, भारत मॉडर्न थोड़ी हो रहा था। अंग्रेज जब भारत में थे और जब मुगल काल खत्म हो रहा था, मराठाओं का राज था और ये सब जो छोटे छोटे राज्य बटे हुए थे, भारत मॉडर्न नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। आप ये बिल्कुल मत समझिए कि भारत में ट्रेन आ रहा है, टेलीग्राफ आ रहा है और टेलीफोन लाइन आ रही है तो भारत भी मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ रहा है, नहीं। ये सब जो चीजें थी ये अंग्रेज लेकर आए थे अपनी सुविधा के लिए। भारत के लोगों को तो ये पता भी नहीं था कि होता क्या है, कि भाई स्टीम का एक इंजन चलेगा जो कि रेलगाड़ी खींचेगा, जो उस पे चलेगा पटरी पे, ऐसा कुछ पता भी नहीं था भारत के लोगों को, ना वो चाहिए था उनको। वो तो अंग्रेज लेकर आए अपनी सुविधा के लिए कि भैया रॉ मटेरियल लाना है वहां से, और जो फिनिश गुड्स है वो पहुंचाने हैं इंटीरियर में देश के, इसलिए वो सब बनाया गया था। डोमिनेंस ऑफ रिलीजियस एंड फिलोसफिकल नॉलेज, ये एक दूसरा पॉइंट है भारत में, कि इंडियन थिंकर्स एक्सप्लेन सोसाइटी मेनली थ्रू रिलीजन, एथिक्स, फिलोसफी रेदर देन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। हमने ये सारी चीजें देखी हैं, हमारी जो पुरानी किताबें हैं, भगवान का बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारी पुरानी किताबों में। कोई भी धर्म की किताब देख लीजिए आप, उसमें किसी पर्सनालिटी की बात हो रही है, या फिर मेजर जो इंडियन फिलोसफी का जो सबसे बड़ा इशू है वो है इसकी फेटलिज्म। सबसे बड़ा समस्या ये है हमारे लिए भारत में। मैं एज अ हिंदू, अगर मैं कोर हिंदू फिलोसफी पे विश्वास रखता हूं तो मैं मर जाऊंगा एक दिन, अगले दिन मेरा पुनर्जन्म हो जाएगा भाई। मैं क्यों टेंशन लूं समाज को बदलने का, क्योंकि कर्मा की थ्योरी मुझे बता रही कि अगर इस जन्म में मैंने अच्छे काम करे तो हो सकता है मुझे स्वर्ग मिल जाए, गलत काम करे तो नर्क मिल जाएगा। मैं वहां पे मेरी सजा भुगत के फिर वापस आ जाऊंगा यहाँ पे, बाउंस बैक। तो मुझे कोई इशू नहीं है। फेटलिज्म, हमारे यहाँ सब कुछ मरने के बाद होता है।
जीवन में जब तक जिंदगी चल रही है तब तक कुछ नहीं होने वाला आपके साथ। काम करना है, वो काम करके मर जाना है। मरने के बाद ये जजमेंट होगा कि तुमने कर्म क्या किए थे। अब तुम्हें मिलेगा, या तो तुम स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे। हिंदू धर्म की बात होगी। इस्लाम में अगर बोलेंगे तो भैया जन्नत में जाओगे, ठीक है, नहीं तो दोजक मिलेगा तुम्हें, ये भी बात हो गई। क्रिश्चियनिटी में चले जाओगे तो क्रिश्चियनिटी में भी सेम फंडा है, हेवन एंड हेल का। और हम इसी फिलोसफिकल थियोलॉजिकल एस्पेक्ट में फंसा रह गया भारतीय। ना इस्लाम की तरफ से कोई आइडिया आया नया, ना हिंदू धर्म की तरफ से कोई आइडिया आया नया। और यही दो रेलेवेंट उस टाइम रिलीजियस एस्पेक्ट्स हुआ करते थे देश के। बाकी जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, ये सब छोटे छोटे थे। इनकी फिलोसफिकल थॉट्स जो है वो डेवलप हो ही रहे थे। जैनिज्म बुद्धिज्म का तो हो गया था, सिखिज्म तो डेवलप हो ही रहा था उस समय, ठीक है। बड़ा ही मॉडर्न रिलीजन है सिखिज्म, 500 साल ही हुआ है लगभग लगभग बस। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। तो फेटलिज्म बहुत बड़ा एक इशू है भारत की फिलोसफी में। सोशल इंस्टीट्यूशंस वर व्यूड एज अ पार्ट ऑफ धर्म, नॉट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट साइंटिफिक इंक्वायरी। धर्म से जोड़ दिया जाता है हर चीज को। पढ़ना धर्म है, शादी करना धर्म है, 16 संस्कार का जो फंडा है हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, तो करना ही पड़ता है, नहीं तो भैया मोक्ष नहीं मिलेगा, 16 संस्कार नहीं निभाए तो ये तकलीफ है। तो उसके पीछे कोई ये पूछ नहीं रखे भाई 16 संस्कार बनाए किसने, क्यों है ये, किसी को कोई मतलब नहीं है करना है फॉलो, बात खत्म। Ancient texts such as the Vedas, Upanishads, Manusmritis, Arthashastra, and Buddhist literature contain valuable social insights, but they were normative, not sociological. They connect to general people, general thought. ऐसा होता है क्योंकि ऐसा है, ये नहीं बात करते ऐसा होता है तो क्यों हो सकता है, क्या हो सकता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो और क्या होगा, ऐसा ही क्यों होता है, ये बात नहीं हो रही है। ऐसा होता है क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि ये महापुरुष, ये ऋषि मुनि बोल के गए, उन्होंने उपनिषद में लिख दिया। बुद्ध बोल के गए, उनने पिताक में लिख दिया। किसी ने ये नहीं लगाया कि भाई, मगर मैं सवाल करूंगा इस अथॉरिटी पे कि भगवान बुद्ध ये बताइए आप कि आपको ये इनलाइटनमेंट मिला, और मैं अगर आपको सेम फॉलो करूंगा और अगर मुझे नहीं मिला तो अब बताओ। अगर मैंने कर्म किया, मैं अच्छा कर्म करता जा रहा हूँ, कोई मेरे साथ बुरा कर्म कर रहा है, तो तुमने बोल दिया कि वो अपने बुरे कर्म की सजा भुगते, लेकिन भाई इस जन्म में तो मैं भुगत रहा हूँ उसने जो मेरे साथ गलत किया है। अब अब आप कुछ भी बोलते रहिए, आत्मा अजर है, अमर है, वो आप अपने मन के आश्वासन के लिए बोल रहे हैं। असलियत में तो आपके साथ बुरा हो चुका है कि भगवान देख लेंगे और भविष्य में हो जाएगा। तो साइंटिफिक इंक्वायरी नाम की कोई चीज नहीं थी, रैशनैलिटी नाम की चीज कोई नहीं थी। हम सवाल नहीं उठाते थे उस अथॉरिटी पे जिसने ये बात कही है हमसे। लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेडिशन इन द स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी वॉज इंटरप्रेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। हमने कितने सारे ट्रेडिशंस ऐसे देखे। इस्लाम में आपने बुरके का सिस्टम देखा, लेकिन कोई नहीं बोल रहा कि भारत के जैसे जहाँ पे इतनी बारिश होती है वहां पे बुरका पहनने की क्या जरूरत है, किसी ने बात नहीं की। हम अरब की बात कर सकते हैं कि अरब में बुरका पहनती है महिलाएं, चेहरा ढकती है, नकाब रखती है, क्योंकि भाई वहां पे सैंडस्टॉर्म चलता है, रेतीली हवाएं चलती है, जिससे जो महिलाओं की जो त्वचा रहती है कोमल रहती है काफी, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो छिल सकती है। और ये जो है धूप बहुत हार्श रहती है वहां की, तो इसलिए वो कवर करके रखती है। लेकिन भारत जहाँ पे चार छह छह मौसम है आपके आपके पास, यहाँ पे बारिश का मौसम भी है, यहाँ पे आपके पास ठंड का मौसम भी है, तब भी अगर आप हिजाब पहन के घूम रहे हो या आप बुर्का पहन के घूम रहे हो, तो ये चीज जोग्राफिकली तो गलत है। पर क्योंकि डॉक्ट्रिन्स और डॉगमास चलते आ रहे हैं कि ऐसा करना है क्योंकि किताब में लिखा है, धर्म में लिखा है, या हमें हदीसों में हमें बताया गया है, तो इस्लाम में भी वो लोग कंटिन्यू फॉलो करते चले जा रहे हैं उसे। समझ रहे हैं आप? तो यानी एक लोग सवाल नहीं उठाना चाहते थे चीजों के ऊपर, मेरे कहने का मतलब ये है। There was no systematic use of empirical observation, social surveys और scientific methodology for studying society। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको जैसे बुरके का, वही एग्जांपल बता रहा हूँ। किसी ने बात करी इसके बारे में, किसी ने पता लगाया कि क्या आप पहनना चाहते हो, नहीं पहनना चाहते हो। देयर वाज जस्ट कि भाई अपील भी नहीं हो रही है इस बात की, और किसी ने आके आदेश दे दिया है कि ऐसा होना चाहिए तो होना चाहिए, नहीं करेंगे तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ, कि आपको बहिष्कार कर दिया जाएगा आपका समाज में से, कि आपसे कोई बात नहीं करेगा, कि आपको दूर रखा जाएगा सोशल गैदरिंग्स वगैरह से, बॉयकॉट कर दिया जाएगा। तो ये गलत चीजें होने लगी लोगों से, तो लोगों ने बोला कि चलो यार एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, हार्मलेस तो है ही, बुर्का पहनना क्या गलत बात है, कि भैया बुर्का पहनना ही तो है,
पहनने से अगर भाई ये सेटिस्फेक्शन मिल जाता कि मेरे घर को, मेरे घर वालों को और मुझे बहिष्कार नहीं किया जा रहा है समाज से, तो ठीक है, वेल एंड गुड। तो कोएरिजन का एक फंडा आ गया यहाँ पे कि भाई कोर्स करने लगे लोगों को। सेम चीज गोज विद हिंदुइज्म कि भैया पूजा पाठ करवाना है तो करवाना है, नहीं करवाओगे कैसे नहीं करवाओगे, करवाना ही पड़ेगा तुमको, क्योंकि ये 16 संस्कार के बिना तुम आगे के इसमें क्लियर नहीं कर सकते, आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, तो आपको करवाने ही पड़ेंगे 16 संस्कार, ब्राह्मणों से ही करवाने पड़ेंगे। तो इस तरीके के जो चीजें हैं ये उत्पन्न हो गई यहाँ पे। ऑगस्ट कॉम्स पॉजिटिविज्म later emphasized observation and empirical methods, marking the fundamental difference between sociology and earlier philosophical tradition. But this idea of positivism never approached India. कभी उस साइंटिफिक लेंस से देखने की कोशिश ही नहीं करी लोगों ने इस चीज को। Absence of large scale social upheavals. India did not experience revolutions comparable to French Revolution and Industrial Revolution during the period when sociology emerged in Europe. अगर मैं आपको भारत में रिवॉल्यूशन की बात करूं कि भारत में क्रांति कब आई, तो आपको सिर्फ 2-3 क्रांतियां ही पता है भारत में जो आई हैं। 1857 के बाद रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 आया पहले, ठीक है। उसके बाद आपका जो आपको जो याद होगा, जनरली स्पीकिंग, जनरल पब्लिक को जो याद होता है वो होता है आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके अलावा कोई और मूवमेंट बताइए मेरे को, 4 मूवमेंट गिना दिया मैंने, और कौन सा आंदोलन हुआ। अब मैं जनरल आंदोलन की बात कर रहा हूँ मैं, फिर अगर आप सोशल रिफॉर्म्स और आप ट्राइबल अपराइजिंग और ट्राइबल मूवमेंट की तरफ चले गए, संथाल मूवमेंट वगैरह हुआ था, तो वो अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। पर एक मेजर स्केल पे के सोसाइटल इम्पैक्ट पड़े जिसका बहुत बड़ा, तो हम ये 4 ही गिनते हैं, वो भी सिर्फ आजादी के लिए हुए थे। उसका एक ही लक्ष्य था कि आजादी होनी चाहिए, उसका ये कुछ नहीं था कि भैया कि कास्ट डिवीजन नहीं होना चाहिए, रिलीजन के ऊपर लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये सब कोई बात नहीं थी। हमें आजादी चाहिए थी, हमें अपनी बात मनवाने की कोशिश करनी थी अंग्रेजों के साथ, इसलिए वो आंदोलन हुए थे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसा कोई ह्यूज इंपैक्ट क्रिएट करने वाला क्रांति, बदलाव नहीं देखने को मिला हमें भारत में। ये एक कारण है इसका, ठीक है। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन अडेप्टेड ग्रेजुअली रेदर देन अंडरगोइंग सडन ट्रांसफॉर्मेशन। धीरे धीरे जो जो बदलाव, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसा बदलाव हमें कोई देखने को नहीं मिला हमारे यहाँ। धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आता गया, धीरे धीरे सरकारें, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉ लाती गई, उसके बाद भारत आजाद हो गया, एक संविधान बना, अब फिर संविधान के अंदर धीरे धीरे लॉ आने लग गए, तो बदलाव आने लग गया समाज में। एकदम ड्रास्टिक बदलाव, किसी चीज की मांग ऐसी उठी ही नहीं। बड़ा ही डोसाइल टाइप का इंसान होता है भारतीय, जो चल रहा है चलने दो, हमें क्या करना। होता है ना, हर कोई ये बोलता है अरे होने दो यार, अपने को क्या करना है, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता वाला। वही सेम फंडा चलता था हमेशा से, भारत में यही फंडा चलता आ रहा है। तो हमारे यहाँ रिवॉल्यूशन नहीं होता, हमारे यहाँ लड़ाई नहीं होती, हमारे यहाँ वाद विवाद होता है। और लोगों के पास ज्ञान की इतनी कमी है भारत में कि वो किसी भी पॉइंट के किसी भी चीज को मान लेते हैं। अब मैं अगर जो एक थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल बात बोलूंगा मैं, लेकिन अगर आपको समझ में आया तो बताना, कौन से सनातन धर्म के कौन से किताब में ये लिखा हुआ है कि मांस मछली नहीं खानी चाहिए, ठीक है, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, कहाँ लिखा हुआ है आप मुझे ये बताइए। आप सोच लीजिए, आप सर्च कर लीजिए गूगल पे, कहीं पे भी, ये बताइए। सबसे पहला जो आंसर आएगा वो आएगा पुराण। और पुराणों की बात यह है कि पुराण इंसानों ने लिखे हैं, भगवान की तरफ से हमें सिर्फ वेद मिलते हैं। अगर बोला जाए फिलोसफिकली तो भगवानों ने वेद दिए, ब्रह्मा जी के मुंह से 3 वेद निकले, ठीक है। और उसके बाद अथर्ववेद ऋषि अथर्व ने बनाया, ठीक है। जैसे भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया ऋषि अथर्व को कि जो तुमने लिखी है, जो तुम्हारी कीर्ति है, उसे चौथा वेद माना जाएगा। तो अथर्ववेद भी 3 वेदों के साथ जुड़ के 4 वेद बन गए भारत में। ये भगवानों का किया हुआ काम है। उसके बाद सारी चीजें जो है वो लिखी हुई हैं आपकी, किस हिसाब से, ये इंसानों ने लिखी है, उपनिषद, ब्राह्मण, अरण्यक, पुराण, सारी चीजें। पहली बार जो रेफरेंस आता है कि मांस मटन मछली नहीं खानी चाहिए, वो आता है भागवत पुराण में, जहां पे, जो कि ऑब्वियसली पुराण्स आर स्टोरीज दैट आर रिटन बाय मेन, इंसानों ने लिखा है, तो जिसके मन में जो इच्छा आई उसने वो लिखा, लोगों ने उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। पहले के इसमें कहीं नहीं लिखा है। और आज के टाइम में आप देखेंगे सारे वैष्णव ये बोल रहे हैं कि नहीं खाना चाहिए मांस मटन मछली, है ना ये पॉइंट। इस्लाम में अगर हम बोला जाए तो कुरान में जो चीजें लिखी हैं, जो कि पाबंदियां जो बोला है कि हलाल ये है और हराम ये है,
इस्लाम की किताब कुरान में इतना कुछ लिखा ही नहीं गया है जितना कि ये बात की जाती है कि भैया बुर्का पहनना हलाल है और सूअर खाना हराम है। ये बातें कहीं मेंशन नहीं है। ये सब बाद में हदीसें आई। हदीसें जो थी, हदीस आर इंटरप्रिटेशंस ऑफ कुरान बाय मौलानाज, मौलवीज। दे क्रिएटेड देयर ओन हदीस, दैट ओके। जैसे हमारे उपनिषद बाद में बनते वैसे हदीसें बाद में बनती, और हदीसों में ये सारी चीजें बताई गई कि ये हलाल है, ये हराम है, इस तरह से आपको एक्ट करना है, इस तरह से आपको एक्ट नहीं करना है। और हर एक नॉर्मल इंसान, आम आदमी ये मान के चल रहा है कि हमारे हमारी किताबों में लिखा है। अरे नहीं लिखा दादा तुम्हारी किताबों में। तुम जिस चीज को मानते हो कि भाई एनीथिंग दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड, उसको मानो। जो इंसान ने लिखा है उसको क्यों मान रहे हो? पर लोग मानते हैं। तो ये बात मैं कहना चाह रहा था कि जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है सोचने का, वो ही डेवलप नहीं हो पा रहा था इंडियन सोसाइटी में। और ऐसे कोई थिंकर्स भी नहीं है। अगर आते थे तो उनका मुंह दबा दिया जाता था, उन्हें बहिष्कार कर दिया जाता था उनका, तो लोग डर के चलते थे इस समाज में, क्योंकि ये इतना क्लोज नेट समाज है भारत का। भारत में कोई ऐसा नहीं सोच रहा है कि गांव में अगर एक परिवार है जो सबको परेशान कर रहा है तो उसके खिलाफ आंदोलन कर दे, तो कोई नहीं सोच रहा है। वो सोच रहा है कि भाई अब मैं तो, मालिक मेरी बस थोड़ी प्रार्थना सुन लो, 2 किलो चावल एक्स्ट्रा दे दो तो मेरा काम बन जाए, बाकी किसी को मिले ना मिले मुझे उससे मतलब नहीं। तो भारत में ये सिचुएशन चल रही है। ठीक है। तो हमने ये देखा कि एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता है हमें। अगला पॉइंट है ये हमारा इसमें कि अर्विंग जेटलिन जो है ये बताते हैं कि ही व्यू फ्रेंच रिवॉल्यूशन एज वेल एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एज इमीडिएट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फॉर द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, और सच बैकग्राउंड्स वर एब्सेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट। दूसरी चीज, कलोनियल कंटेक्स्ट क्या देखने को मिलता है हमें कि जो कलोनियलिज्म, जो हमारे यहाँ ये आक्रांता आए फॉरेन से, कॉलोनाइजर्स आए, उनका क्या इम्पैक्ट है। तो सोशियोलॉजी डेवलप्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द कलोनियल पीरियड आफ्टर इट्स एस्टैब्लिशमेंट इन यूरोप। यूरोप में बन चुका था और वहीं से जो फ्लो चालू हुआ इन्फॉर्मेशन का पढ़ाई के रास्ते से, तो वही फ्लो होने लगा। हमें यूनिवर्सिटी, हमें पता है यूनिवर्सिटी एक्ट, यूजीसी एक्ट आया था सबसे पहले। तो बॉम्बे, कोलकाता और दिल्ली यूनिवर्सिटी, सॉरी बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास यूनिवर्सिटी बनी थी सबसे पहले, और वहीं पे ये फ्लो आना शुरू होता है इन्फॉर्मेशन का। Early sociological studies were influenced by British administrators, missionaries, and colonial and ethnographers who documented Indian society for administrative purposes. मनुस्मृति को इंग्लिश में कन्वर्ट किया, क्यों? ताकि रूल कर सके हिंदू समाज के ऊपर। ठीक है। फिर ये सब चीजों को ऐसी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया ताकि हम जान तो सके कि हिंदू समाज एक्चुअली है क्या, ये जातियां क्या है। क्योंकि अब एक कॉलोनाइजर मान लीजिए भारत में आता है, उसको क्या पता जातियां क्या होती है, कि ये ब्राह्मण है और ये शूद्र है। उसको तो दोनों भारतीय ही लग रहे हैं, दोनों सेम भाषा बोल रहे हैं। अब तुमको लगता है तुम अपर कास्ट हो, तुमको लगता है तुम लोअर कास्ट हो, तो उसके हिसाब से थोड़ी है। उसने तो ब्राह्मण को भी वहीं बिठाया जहां उसने शूद्र को बिठाया ना। वहां तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, गोरा गोरा रह गया, भारतीय भारतीय रह गया। तो इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे यहाँ पे। जो आइडियाज वहां से चले यूरोप से एजुकेशन के रास्ते, वही इंडिया में आके अलग से डेवलप होते हैं और वही भारत में आके सोशियोलॉजी बनाते हैं। इसके पहले ऐसा कोई हमें इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता उन आइडियाज का भारत में। कॉन्सिक्वेंटली इंडियन सोशियोलॉजी डेवलप्ड एज एन इम्पोर्टेड एकेडमिक डिसिप्लिन। मैंने कहा था ना कि एक मैंने गलती से पिछले लेक्चर में कह दिया था कि चुरा के लेकर आया जो आइडिया था, वो एक्चुअली आइडिया ये है कि हमने वहां से रेंट किया है ये आइडिया। हमारे पास कोई ओरिजिनल सोशियोलॉजिकल थॉट नहीं है इंडिया में, आज भी नहीं है। भारत के आजाद होने के 80 साल बाद भी, हमारे लगभग 70-75 साल बाद भी हमारे पास एक ओरिजिनल सोशियोलॉजिकल थॉट नहीं है। हमारा एक इंडियन पर्सपेक्टिव नहीं है कि ये पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव सिर्फ इंडिया पे लागू होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे पर्सपेक्टिव्स उधार लिए गए हैं बाहर से। अब इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, इसके बहुत सारे इश्यूज हैं कि इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया गया। हमने भारत में स्टेम के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इस कॉन्सेप्ट, इंजीनियरिंग, इस कॉन्सेप्ट पर हमने ज्यादा ध्यान दिया। हमने मेडिकल पे ध्यान दिया, हमने फाइनेंस पे ध्यान दिया। हमने कभी भी सोशियोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट क्रिएट समझा ही नहीं। भारत में अभी भी आज आप किसी के भी घर में चले जाइए, अगर आप उनको बोलेंगे कि मैं बीए कर रहा हूँ सोशियोलॉजी में, तो बोलेंगे इसका तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सेम फंडा चल रहा है। उन्हें पता ही नहीं है कि आज के टाइम में एट प्रेजेंट हर कंपनी को एक सोशियोलॉजिस्ट चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग इज व्हाट, मार्केटिंग इज अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी भाई। सेल्स इज अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, एडवर्टाइजमेंट इज अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, फाइनेंस इज अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। इंजीनियरिंग में भी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी सोसाइटी को देख के बनते हैं। एप्पल का प्रोडक्ट भारत में गरीब आदमी ईएमआई पे क्यों खरीद रहे हैं? वो उनको पता है, एप्पल वालों को, तुमको क्या लगता है पता नहीं है? वो सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट देख रहे हैं उसका। तो सोशियोलॉजिस्ट आज के टाइम पे हर जगह चाहिए। इट इज द फास्टेस्ट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ वाला जो सब्जेक्ट है ना, जो कहा जहाँ पे सबसे ज्यादा
लोगों को नौकरी मिल रही है, वो आज के टाइम में सोशियोलॉजी है। अब यहाँ पे जो है आपका ये यही बता रहा था मैं कि इम्पोर्टेड एकेडमिक डिसिप्लिन है एंड दो इट इज ग्रेजुअली एक्वायर्ड एंड इंडिजिनस पर्सपेक्टिव। ऑल्दो यहाँ लिखा हुआ है, मैंने नोट्स में लिखा है, पर मुझे पर्सनली कोई इंडियन पर्सपेक्टिव, स्पेसिफिकली इंडियन पर्सपेक्टिव नहीं देखने को मिलता। हम आज भी हमारे समाज में यही देखते हैं, कलह कहाँ हो रही है तो हम कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव लगा दें। हम ये देखते हैं कि भाई कहाँ पे जोड़ के काम हो रहा है तो हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म लगा देते हैं वहाँ पे। ठीक है, रेसिज्म कास्ट की बात हो रही तो हम वहाँ पे जो है आपका शिकागो स्कूल और फ्रैंकफर्ट स्कूल का आइडिया लगा देते हैं। हम दूसरी जगह पे जहाँ पे महिलाओं की बात हो रही है हम फेमिनिज्म का, फेमिनिस्ट स्कूल का आइडिया लगा देते हैं। अब बस आप इसके आगे इंडियन लगा सकते हैं कि इंडियन कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, तो आपका आइडिया ओरिजिनल नहीं हो जाता इससे। हमें सीरियसली भारत में सोशियोलॉजिकल रिसर्च की बहुत जरूरत है। ओके, योगेंद्र सिंह जो है आपके ग्रेट थिंकर है, यानी अच्छे थिंकर है इंडिया के, काफी इन्होंने सोशियोलॉजी पे काफी काम किया है। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अपनी किताब मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में, दैट मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया फॉलोड अ डिस्टिंक्ट हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरी from the West, where modern institutions coexisted and interacted with traditional social structures. He described this process as modernization of tradition. भारत में जो मॉडर्निटी है वो मॉडर्निटी के रूप में जैसे यूरोप में आई वैसे नहीं आई। भारत में जो ट्रेडिशंस थे, जो पुराने चले आ रहे थे, वही मॉडर्नाइज हो गए अपने आप में। तो इन्हें मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन का नाम दिया है योगेंद्र सिंह ने। इन विच ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन अडैप्ट, ट्रांसफॉर्म एंड कंटिन्यू टू फंक्शन विद इन द मॉडर्न सोशल ऑर्डर। एग्जाम्पल मैं कई बार दे चुका हूं, यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल दूंगा मैं। कास्ट, कास्ट आज के टाइम में आपका बन गया है वोट बैंक। अब मॉडर्न आइडियाज यहाँ पे क्या क्या अप्लाई हो रहे हैं, डेमोक्रेसी, इलेक्शन का फंडा, ओके, फिर आपका रूरल डेवलपमेंट, ये सब मॉडर्न फंडे हैं सारे के सारे। पर इसने एक पुराना ट्रेडिशन उठाया कास्ट सिस्टम का, उसको ट्विस्ट कर दिया इस तरीके से कि भाई अब ये एक फलाना जाति का आदमी एक फलाने आदमी को सब मिलके वोट देंगे, तो मॉडर्नाइजेशन हो गया ट्रेडिशन का। वही बात कर रहे हैं योगेंद्र सिंह यहाँ पे। For example, the election of women as sarpanches under Panchayati Raj represent democratic modernization, but the continued practice of sarpanchpati reflects the persistence of patriarchal tradition within modern democratic institution. ये भी एग्जांपल मैं दे चुका हूँ सरपंचपति का, आपने पंचायत देखी ही होगी, जो सीरीज है आपकी अमेजोन पे, तो उसमें भी सरपंचपति वाला ही फंडा है। महिलाएं जो है उनको आरक्षण मिल गया, ठीक है, एक मॉडर्न आइडिया है, अच्छा आइडिया है, रिजर्वेशन का मिल गया उनको। उनको इलेक्शन लड़ने का अधिकार मिल गया, वोट डालने का अधिकार मिल गया, सब मॉडर्न आइडियाज है। पर आज भी जो एक इंडेंट नेचर है भारतीय समाज का, पेट्रियार्की का, ठीक है, कि फीमेल आर सेकेंडरी टू मेल, तो तब भी जो महिलाएं भले ही इलेक्शन जीत जाए लेकिन उनके पति ही काम करते हैं वहां जाके गवर्नमेंट ऑफिस में, और किसी को कोई एतराज नहीं है इससे। क्योंकि जो महिला जो इलेक्शन लड़ी भाई उसे कुछ भी नहीं आता, ये मान के चलिए अगर आप, कि उन्हें आता ही नहीं है कुछ, ये मान लिया मैंने कुछ नहीं आता, तो वो काम कैसे करेंगे। अब इलेक्शन लड़ने से तो सिर्फ काम नहीं होने वाला ना, काम तो करवाना पड़ेगा, आपको साइन करने पड़ेंगे, आपको आपके अकाउंट्स देखने पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, ये सब चीजें तो आपको देखनी पड़ेंगी। पर भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए जो भी इलेक्शन लड़ रहा है, ये कोई प्रावधान नहीं है यहाँ पे। पॉपुलर सोवरेनिटी का अधिकार है, कोई भी आदमी खड़ा हो सकता है, अगर लोग चाहेंगे कि ये हमारा नेता बन जाए तो नेता बन जाएगा। एक बहुत ही फेमस कहानी है ना, आपने मेरे को लगता है पता ही होगी, तो वो फैक्ट है भारत में, ठीक है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। तो अंधेर नगरी चौपट राजा से मेरा मतलब ये है कि भाई जब लोगों को पता ही नहीं है कि नेता चुनना किस तरीके से है, तो लोग कुछ भी चुनते हैं और फिर उसी के पीछे रोते गाते रहते हैं और सब कुछ विलय हो जाता है, सब हर चीज का। तो वही फंडा है भारत में। तो कभी वो थॉट आया ही नहीं इंसान यहाँ इंडियंस के मन में कि हमें चेंज जो है वो सबके लिए चाहिए, हमें समाज के लिए चेंज चाहिए। यहाँ पे वो नहीं रहता, मुझे मेरी जात के लिए चेंज मिल जाए, मुझे मेरी जात को आरक्षण मिल जाए, ठीक है। मुसलमानों में रहेगा, मेरे को समाज में कुछ माइनॉरिटी में मेरे को कुछ एक्स्ट्रा राइट्स मिल जाए, मुझे शादी करने के अधिकार मिल जाए, मुझे तलाक देने का अधिकार मिल जाए, मुसलमानों में आ गया आइडिया। हिंदुओं में आ गया कि भाई मुझे इनकम टैक्स ना देना पड़े, तो मेरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक आइडिया आ गया, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में थोड़ा रिजर्वेशन मिल जाए। हर आदमी यहाँ पे अपना अपना देख रहा है, वो पूरे समाज का कोई दायित्व लेने को तैयार नहीं है कि भाई पूरे समाज में क्या होना चाहिए, किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, किस तरीके से बदलाव आना चाहिए समाज में, सामाजिक तौर पे किसी को कोई इम्पैक्ट नहीं है।
आप भारत में देखिए, किसी भी घर में चले जाइए, गंदगी को इतनी तुष्ट नजरों से देखा जाता है कि भैया गंदगी नहीं होनी चाहिए घर में बिल्कुल भी, थोड़ी सी भी कहीं पे धूल जमा नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी कुछ भी रैपर नहीं पड़ा होना चाहिए, कहीं पे भी आपकी चप्पल उल्टी नहीं पड़ी होनी चाहिए, गंदगी घर के अंदर नहीं आनी चाहिए, रोज पोछा लग रहा है, रोज झाड़ू लग रही है। आपने ये चीज नोटिस करी? और जैसे ही आप घर के बाहर पैर रखते हैं, हर जगह गंदगी है। अगर तुम्हें स्वच्छता से इतना ही प्यार है तो बाहर का भी समाज स्वच्छ होना चाहिए ना, लेकिन नहीं है ऐसा भारत में। उसका मेजर कारण यही है, हमारे यहाँ एजेंसी की कमी है। किसकी कमी है? एजेंसी की। हम अपनी तकलीफें ओन नहीं कर पा रहे हैं। हम ये नहीं बोल पा रहे हैं कि अगर हाँ बाहर अगर गंदगी है तो ये भी हमारी ही गलती है, हमारे समाज की ही गलती है, और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं समाज की ये गंदगी साफ करूं। मैंने मेरे घर की गंदगी साफ कर दी, मेरा काम हो गया भाई। वही फंडा है जो हमें इस थॉट प्रोसेस तक जाने से, जिसने हमें रोका और आज भी रोक रहा है। ठीक है। इंडिया हैड सोशल थॉट, यूरोप डेवलप्ड सोशियोलॉजी। द डिफरेंस ले इन द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्निटी एंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है। तो थियोरेटिकली ये सारे पॉइंट्स हैं, प्रैक्टिकली जो मुझे फील होता है, जो मुझे देखा मैंने मेरे समाज में, मैंने वो आपको बता दिया। दोनों में से आप एग्जांपल ले सकते हैं और दोनों में से आप कोट कर सकते हैं, दोनों ही पॉइंट्स सही है। कहीं पे भी ये नहीं होगा, अगर आपको क्रिटिसाइज करने के लिए बोला जाएगा तो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, भारत की समाज में क्या बुराइयां हैं, वो पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। और बाकी ये तो बोल ही सकते हो आप एज अ डिप्लोमेटिक आंसर कि हाँ सारे थॉट्स थे, सब अच्छा अच्छा था, बस हमारे यहाँ मॉडर्निटी नहीं आ पाई, और हमारे यहाँ पे जो है साइंटिफिक स्टडी का जो टेम्परामेंट है वो डेवलप नहीं हो पाया, इसलिए हम सोशियोलॉजी नहीं ला पाए। ये एक डिप्लोमेटिक आंसर हो गया आपका। लेकिन अगर आपको सच्चाई लिखनी है तो वो जो मैंने पॉइंट्स बताए आपको सारे, वो पॉइंट्स सच्चाई है इस देश की। आप भी ये बात जानते हैं। ठीक है, अपने मन में टटोलिए और अपने समाज में देखिए जाके कि क्या ये जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या गलत। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक आपका टेबल है जो कि बताता है कि यूरोप में क्या सीन था और इंडिया में क्या सीन था। यही बात है जो हमने ऊपर डिस्कस करी, सेम थिंग। ओके। अब ये हमारा एक आउटरो है थोड़ा सा, कि क्या बोलते हैं हम, कि सेइंग दैट सोशियोलॉजी डिड नॉट इमर्ज इन एंशिएंट इंडिया डज नॉट मीन कि इंडिया लैक्ड सोशल थॉट। इंडियन सिविलाइजेशन प्रोड्यूस्ड प्रोफाउंड रिफ्लेक्शंस ऑन सोसाइटीज थ्रू टेक्स्ट सच एज अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, बुद्धिस्ट लिटरेचर, उपनिषद। ये सब हमें थॉट्स तो देते ही हैं, सोशल थॉट हमें मिलता है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, समाज के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, सामाजिक सिस्टम कैसे चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सारी बात ये करते हैं। However, these works were primarily normative and philosophical, whereas sociology emerged in Europe as an empirical and scientific discipline for studying sociology. ये सिर्फ बोलने की बातें थी, एब्स्ट्रैक्ट बातें थी, जानने समझने की बातें थी, लेकिन इसके ऊपर गणित नहीं लगाया जा सकता, इसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इसे प्रत्यक्ष रूप से हर आदमी देख नहीं सकता, इसलिए ये सारी चीजें छुपी रह गई, और इसे सोशियोलॉजी का इसलिए भारत में डेवलपमेंट हमें नहीं देखने को मिलता है। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ हमारा ये आइडिया भी खत्म होता है कि सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट भारत में क्यों नहीं हुआ। आई होप आप ये वाला लेक्चर समझ गए होंगे और थोड़ा बहुत मेरे जो व्यू पॉइंट्स हैं उससे एग्री करते होंगे। ओके। अब ये कुछ क्वेश्चन है, ये हम ऑलरेडी जो सेकंड लेक्चर किया था उसके बाद हमने 2-3 पॉइंट देख लिए थे कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ छोटे छोटे हेडिंग्स में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो हेडिंग ही है आपकी बेसिकली। तो इमर्ज सोशियोलॉजी इमर्ज्ड इन यूरोप एंड फ्लरिश्ड टू बिगिन ऑन सोशल रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन इन द यूएसए। तो अब ये जो हमने अभी यूएसए वाला फंडा पढ़ा, ठीक है, वो आपको दोनों पॉइंट लिखने के, यूरोप में क्यों डेवलप हुआ, उसके बाद यहाँ पे आगे यूएसए में क्या चेंजेस आए, तो ये सारी चीजें आप यहाँ लिख सकते हैं आराम से, आपका आंसर बन जाएगा। कमेंट करने का बोल रहे हैं ये, कमेंट में आपको लिखना पड़ेगा कि पहले यूरोप में ये हुआ, यहाँ से आइडियाज हुए, माइग्रेशन हुआ वगैरह वगैरह, और यहाँ पे फिर यूएस में ये लोग आते हैं, यूएस में फिर धीरे धीरे ये थॉट्स बढ़ने लगते हैं, क्योंकि इंडिविजुअलिटी और सॉरी एक्चुअली ये बोलना चाहिए हमें कि जो अमेरिका था उसके प्रॉब्लम्स अलग थे यूरोप से, तो इसलिए वहाँ पे अलग तरीके से डेवलपमेंट होता है सोशियोलॉजी का। तो ये बात आप यहाँ कर सकते हैं। डिस्कस द हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स ऑफ इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। अब इसमें आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं जो मैंने पहले बताए, जैसे आपको कंडीशंस बताए मैंने आपको, आपके इंटेलेक्चुअल कंडीशंस, सोशल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस, और फिर आपके पॉलिटिकल कंडीशंस, ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। प्लस आप इसमें साथ साथ टीबी बॉटमर को कोट करके उसके जो 6 पॉइंट्स है वही लिख देंगे तो आपका ये आंसर पूरा का पूरा बन जाएगा। इसमें आपको सब हर चीज कोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये डिस्कस करने की बात कर रहे हैं तो आपको पॉइंट्स बताना पड़ेगा और उसका रेफरेंस देना पड़ेगा कि आप ये पॉइंट क्यों बता रहे हैं।
ठीक है, डिस्कस का मतलब ये होता है, आपने पॉइंट बताया, अब आप ये पॉइंट क्यों बता रहे हैं, इसका साक्ष्य क्या है, तो आपको पॉइंट का आंसर ये देना पड़ेगा कि अच्छा इसका साक्ष्य ये है, ये थिंकर ये बात कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड इंटेलेक्चुअल फोर्सेस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। अब इसमें भी आप टीबी बॉटमोर के इंटेलेक्चुअल एंटीसीडेंट्स भी लिख सकते हैं और वो वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं जो हमारा सेकंड लेक्चर था, इंटेलेक्चुअल कंडीशंस फॉर दैट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। वो दोनों में से आप चीजें ढूंढ के लिख सकते हैं कि ऑगस्ट कॉम्ट ने क्या बोला, मॉन्टेस्क के क्या आइडियाज थे, पॉजिटिविज्म का जो फ्लो होता है वो सब कैसे हुआ, तो ये भी डिस्कस करने की बात कर रहे हैं। आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा और उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा विद एन थिंकर। अगला क्वेश्चन है आपका, सोशियोलॉजी इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूरोपियन एनलाइटनमेंट एंड रेनेसां, क्रिटिकली एग्जामिन। क्रिटिकली एग्जामिन करने की बात कर रहा है ये। इसमें अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको बताना पड़ेगा कि एनलाइटनमेंट से किस तरीके से इमर्ज हुआ और रेनेसांस से किस तरीके से इमर्ज हुआ। तो ये आपके दो पार्ट में आ जाए, इंट्रो आएगा, ये फिर आपके दो पार्ट आएंगे कि एनलाइटनमेंट से ये पॉइंट आए और आपके रेनेसांस से ये पॉइंट आए। इसके बाद आपको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, क्या ये चीजें जो अप्लाई हम कर रहे हैं उसे, ये पॉइंट हर जगह पे सही थे या इनकी वजह से कुछ इश्यूज भी क्रिएट हुए। जैसे इनलाइटनमेंट में अगर आपको बात करनी पड़ेगी तो आप वहां पे काउंटर इनलाइटनमेंट की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिसाइज करने की बात हो रही है, क्रिटिकली एग्जामिन। ओके, रेनेसा की अगर आप बात करेंगे तो रेनेसा में आप बोलेंगे कि इंटेलेक्चुअल अपहीवल तो हुआ, पर कॉन्क्रीट हमें कुछ भी सजेशन देखने को नहीं मिलता अनटिल अनलेस जब तक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन नहीं आ जाता। तो आप ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको आपके क्वेश्चंस भी बता दिए हैं कि इसके क्या क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं पीवाईक्यू यूपीएससी के मेंस में, तो आप अब इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आप अपने हिसाब से लिखिए, आप 15 नंबर में भी लिख सकते हैं, 10 नंबर में भी लिख सकते हैं। 15 नंबर में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, ये सारे 10 नंबर वाले ही होंगे मोस्टली क्वेश्चन, तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं वो चेक करूं तो आपको मेरा हैंडल पता ही है इंस्टाग्राम पे, आप अपना आंसर लिख के वहां पे मुझे सेंड कर दीजिए, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, विद दैट आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू फॉर लाइक अ कॉमेंट, आप अपना फीडबैक दीजिए मुझे और सब्सक्राइब करिए चैनल को, मदद होती है इससे हमारी और मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद जो हमारा 3 टॉपिक हो चुके हैं, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, हमने सोशल चेंजेस इन मेडिवल यूरोप पढ़ लिया और हमने इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ लिया। हम 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा, जो चौथा टॉपिक है, उसमें हम बात करेंगे अब हमारा सोशियोलॉजी यहाँ से जो है फ्लाई करना शुरू कर रहा है, टेक ऑफ होना चालू हो रहा है। अब यहाँ से सोशियोलॉजी ग्राउंड को छोड़ चुका है। अभी तक हम भाग रहे थे रनवे पे, अब यहाँ से टेक ऑफ शुरू होता है। अगला टॉपिक है हमारा मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, कि इसका मीनिंग क्या है, सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्कोप कहाँ है, हम सोशियोलॉजी को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किस किस जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं, हम इसकी बात करेंगे अगले टॉपिक में। ऑलराइट गाइस, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी ऑन दिस जर्नी। मुझे आपका इसी तरीके से साथ की काफ़ी ज़रूरत है। आई विल सी यू नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।